हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर्स। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग जानने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो किसी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है और उसमें कोई एक इमेजिनरी सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, या वर्चुअल सरफेस रखा हुआ है। अब उस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, क्रॉस होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वही कन्वर्ट हो जाती है किस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो मेजरमेंट होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो उस सरफेस से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो क्या इसका डेफिनेशन, द measurement of total electric field lines, total electric field lines passes through a closed surface placed in electric field। ठीक है, इस तरह से। तो मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है, इस तरह से, ऐसे एक सरफेस ले लिया और उस सरफेस में इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होती है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है टोटल। अब ये जो है जैसे इस सरफेस से बाहर निकलेगी तो यही जो फील्ड लाइंस है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, वो कन्वर्ट हो जाएंगी फ्लक्स में। ठीक, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, तो कहते हैं क्या कि अगर मान लो कि इसका एरिया कितना हो, ए हो। ठीक, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस में एंटर कर रही है वही आपके जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा डिफिनेशन क्या था, हमारा डिफिनेशन था मेजरमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू ए क्लोज सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, इट रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, अब देखो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए वेक्टर ये हो गया इसकी इंटेंसिटी, और इसका एरिया वेक्टर कितना है, वेक्टर ए है, और इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल कितना है, वो है थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो फ्लक्स बनती है वो फ्लक्स जो है फर्स्ट वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होकर जो है इस सरफेस से पास कर रही है। दूसरा कि वो जो फ्लक्स है वो उसके एरिया के, सरफेस के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या उस पर डिपेंड करता है। सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। ठीक, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी हमें बाहर की ओर निकलने वाले जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतने ही ज़्यादा मिलेगी जितनी छोटी एरिया होंगी। ठीक है, मान लो कि इतना बड़ा सरफेस है और इस सरफेस की जगह पर मैं ये छोटा सरफेस यूज करूँ तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मान लो कि दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में मान लो कि इसमें अगर हम कहें तो इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं और इसमें कम मात्रा में। ठीक, तो एरिया पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड करती है इस एरिया वेक्टर और इस ई वेक्टर के बीच के बने हुए एंगल्स पर। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इन तीनों में जो है अगर तीनों को मिला दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा।
तो फाई इक्वल टू के ई ए कॉस थीटा, जहाँ के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अज्यूमिंग k इज इक्वल टू 1, देन फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो कि अगर पार्शियल एरिया वेक्टर हो तो, या पार्शियल एरिया से अगर पास कर रहा हो, एक छोटे से एरिया से पास कर रहा हो, तो उस स्थिति में हमारा जो फ्लक्स है वो भी कितना होगा, डी फाई। एंड डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हो गया पार्शियल एरिया से पास होने वाले, एक छोटे से एरिया से पास होने वाले फ्लक्स का मान। ठीक, अब इसको अगर हम लोग देखें फाई को, तो फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेक्टर नहीं है। लेकिन इसके फॉर्मूले में जो ई और डी ए है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ये दोनों क्या है, वेक्टर्स है। तो अगर हम इसको अगर लिखें तो डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। इस तरह से आप जब इसके डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे, कंपोनेंट कॉस थीटा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो आप इसको इतना लिख सकते हो। और अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, फाई चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसको, डी फाई को, या हमें यहाँ पर रखना होगा क्या, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स, अगर मान लो कि हमें पार्शियल एरिया से पास होने वाले फ्लक्स का मान पता हो, हमें डी फाई का मान पता हो, ठीक है, तो डी फाई का मान अगर पता है तो आप क्या करोगे, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है कि टोटल एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। तो टोटल एरिया से जो है वो फ्लक्स पास होने के लिए आपको क्या करना है कि डी फाई को इंटीग्रेट कर लेना। डी फाई का इंटीग्रेशन जो आएगा वही क्या होगा, पाई का वैल्यू होगा। ठीक, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसकी यूनिट्स क्या होती है, इसकी एस यूनिट्स क्या होती हैं, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो कि जो फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो सरफेस से पास हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखी हुई है, और वो सरफेस से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वही जो है आउटवर्ड में हमें मिल रहे हैं क्या, हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मेजरमेंट या काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जो कि पास हो रही सरफेस से वो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाई के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन अलग अलग जो है वो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कि सरफेस को जहाँ रखा गया है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है। ठीक, दूसरा कि जिस सरफेस को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका एरिया कितना है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। उसके बाद फ्लक्स जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है, जो वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर के बीच के एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेशन है वो है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और अब फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे ए डी ए कॉस थीटा होगा। ठीक, अब ये जो है फाई जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद देखें क्या इसके यूनिट्स क्या होते हैं। चलिए इसकी यूनिट्स की बात कर लें। तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स की, तो हमारा जो फाई इज इक्वल टू था वो था क्या, फाई इज इक्वल टू था ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब फाई का अगर हमें निकालना हो, क्या हमें यूनिट निकालना हो, तो ई का हमें यूनिट चाहिए इनटू ए का यूनिट चाहिए। तो ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वाई क्यू इंटू ए कॉस थीटा का यूनिट नहीं होगा, छोड़ देना है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, सिंबल में लिख लो, इसका क्या हो जाएगा न्यूटन एन, और क्यू का क्या होगा कूलम्ब,
और इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर एरिया का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका फाई का, यानी कि ए यूनिट ऑफ किसका फाई कितना मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये हो गया फाई का। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें तो फाई इज इक्वल टू कितना है, फाई इज इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ फाई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई इंटू डायमेंशन ऑफ ए। कॉस थीटा का डायमेंशन नहीं लेंगे, होता ही नहीं। तो यहाँ पर ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं एफ। अगर आपको ई का नहीं पता हो तो आप लिख सकते हो एफ का डायमेंशन बटा किसका क्यू का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन। देखो अगर ई का आपको पता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो उस स्थिति में आप ई के डायमेंशन को तोड़ के लिख सकते हो एफ का डायमेंशन इंटू क्यू का डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि एफ का जो डायमेंशन होता है वो होता है कितना, हर बच्चों को पता होता है क्योंकि क्लास 11 से ही शुरू में जाकर जो है वो फोर्स के डायमेंशन को ज़्यादा ही यूज किया जाता है। तो इसमें हर एक बच्चे को पता ही होना चाहिए एम एल टी माइनस 2, एरिया का हो जाएगा कितना L2। ठीक, और हमारा जो Q है उसका डायमेंशन होता है 80। अब ये 80 को ऊपर लेकर चले जाओ, ठीक है, तो T माइनस यहाँ 2 था, ये T माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर A माइनस 1 होगा, L2 था, L यहाँ से गया तो बन जाएगा कितना ML3 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका डायमेंशन हुआ, ये डायमेंशन ऑफ फाई हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन याद रखना ML3 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में जो है फ्लक्स की जो है वो एस नेट्स वगैरह के साथ साथ एस नेट तो नहीं लेकिन उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में जो है पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक, तो ये था हमारा क्या फ्लक्स। अब बात ये आती है कि फ्लक्स जो है वो यहाँ पर थीटा पर जो है वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो फ्लक्स का मान क्या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो है यहाँ पर बात ये होती है कि जैसे मान लो कि अगर थीटा का मान जितना होगा वही डिपेंड करेगा फाई के मान पर। अगर थीटा के लिए अगर कॉस के लिए थीटा का मान अगर पॉजिटिव है तो उस स्थिति में फाई पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर थीटा का मान कॉस के लिए अगर नेगेटिव वैल्यू लेकर आता है तो उस स्थिति में फाई का मान भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स कब बनेंगे। ऐसे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर फ्लक्स बाहर की ओर निकल रही हो, ठीक है, अगर फ्लक्स बाहर की ओर निकल रही हो, अगर उनका डायरेक्शन आउटवर्ड हो तो उस स्थिति में वो पॉजिटिव जो है फ्लक्स होगी। और अगर वो फ्लक्स इनवर्ड हो यानी कि सरफेस में अंदर की ओर जो है वो जा रही हो तो वो हमेशा जो है नेगेटिव होती है। ठीक, तो इफ फर्स्ट केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैक्सिमम के लिए जाते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू इसके 0 डिग्री थीटा पर जो है वो होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा फाई इज इक्वल टू या फाई मैक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। तो हमें मिल जाएगा कितना, हमें मिल जाएगा ओनली ई ए कितना बराबर क्यू मैक्स सॉरी फाई मैक्स इज इक्वल टू, तो फाई मैक्स इज इक्वल टू ई ए। ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ। मैक्सिमम मिनिमम की बात कर लें तो आपको पता है कि थीटा का मान कॉस के लिए जो है 180 डिग्री पर -1 होता है, जो कि उसके लिए क्या है सबसे जो है वो छोटा मान होगा। ठीक, तो जब कॉस के लिए थीटा का मान 180 डिग्री पर माइनस है नेगेटिव है तो फ्लक्स भी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक, तो इफ थीटा इज इक्वल टू क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विच शो द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, देन फाई मिनिमम
फाई मिनिमम इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, द वैल्यू गिव्स ई ए इंटू -1, ओके, देन टोटल वैल्यू बिकम्स ऑफ फाई मिनिमम, बार बार जो है वो क्यू मिनिमम बुलाया जाता है, देखने में लग रहा है क्यू का चचेरा भाई है ना। तो ये फाई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, -a इंटू ए, ठीक है। तो ये दो वैल्यू जो थे वो थे किसके, वो थे फाई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, तो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, उसी के मेजरमेंट को हम लोग जो है बता रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था क्या, फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक, और उसमें जो है हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू काउंट किया। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।